बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत रवाम में सलमान हैदर। 26वीं आईनी तरमीम के बाद से ही हुकूमत पर कोर्ट पैकिंग का इल्जाम लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मनपसंद जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच की तश्कील हो या फिर सीनियरिटी के असूल को तब्दील करके तीसरे नंबर पर मौजूद जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना हो, इससे अदलिया की साख काफ़ी मुतासिर हुई है। और अब तो हुकूमत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कोर्ट पैकिंग मुकम्मल करने का इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले रजिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही करता था। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरी कोर्ट से आए 3 जजेस के तबादले को मुस्तकिल करार देने की मंजूरी दी और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट से आए 15वें नंबर के जज जस्टिस सरफराज डोगर साहब को सीनियर तरीन जज बनाने की मंजूरी दे दी। और यूं अब तो उनके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने की राह भी हमवार हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले से मौजूद 5 जजेस को इन ट्रांसफर्स पर रिजर्वेशंस थी और उन्होंने इन ट्रांसफर्स को गैर कानूनी करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर की थी, जिसे 19 जून को आईनी बेंच ने मुस्तरद करते हुए सीनियरिटी से मुतल्लिक मामला सदर मुमलिकत को भिजवाने का हुक्म दिया था। 5 जजेस ने कल इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। इस अपील में उन्हें रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये ज़रूर जानना। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से हुकूमत को कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत हासिल करके सियासी तौर पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है। और यही वजह है कि अब कयास आरारियाँ शुरू हो गई कि जुलाई के महीने में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती है, चाहे वो फिर 27वीं आईनी तरमीम की सूरत में हो या फिर 9 मई के मुकदमात में तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली की सूरत में हो। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में सियासत के पुराने खिलाड़ी एक्टिव हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, साबिक़ वज़ीर दाखिला और नून लीग के साबिक़ रहनुमा चौधरी निसार साहब के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात की क्या अहमियत है, जुलाई का महीना कितना सेंसिटिव खेज है, पीस क्या ऑप्शन है, ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करें। और आखिरी हिस्से में रॉ और मोसाद का ईरान में बल्कि मशरिक़ वस्ता में गठजोड़ जो है उस पर भी हमने बात करनी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हमेशा स्टूडियो में मौजूद होंगे, रहनुमा तहरीक इंसाफ। ज़िशान रफ़ीक साहब वज़ीर बल्दियात पंजाब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब कराची से हैं, हमारे बड़े हैं जी, रहनुमा पीपल्स पार्टी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर जदून साहब माहिर कानून, वो हैं। जहांगीर जदून साहब बहुत शुक्रिया, आपसे ही सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देख लिया सर, 3 जजेस को मुस्तकिल जज बनाने की मंजूरी भी सदर साहब ने आज इतवार के दिन दी। ओके, आप इसको कैसे देखते हैं? उनमें से उनका जो 2-3 जजेस का फैसला था, 2 के मुकाबले 3 जजेस का फैसला था, इसमें सदर को इख्तियार था, सदर ही इसका तयन कर सकते थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं और कानूनी माहिरीन आपके जिसे कह रहे हैं आपकी फर्टर्निटी के लोग ही बता रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सदर के पास ये इख्तियार ही नहीं है। थोड़ा ज़रा आप बताइएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? बहुत शुक्रिया। देखें, जब से 26वीं तरमीम आई है तो इसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालती निज़ाम जो है मेरिट बेस या रूल ऑफ लॉ या आइन की बात करना तो दूर की बात है, मफलूज होता जा रहा है दिन ब दिन। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें, ठीक है, आर्टिकल 200 जो है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को जी कि वो ट्रांसफ़र कर सकता है जज विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान टू अदर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के एंड द कंसेंट ऑफ द ट्रांसफरी जज जो आना चाहता है। लेकिन उसमें देखें ना, कोई डिस्क्रिशन तो है, लेकिन उसको डिस्क्रिशन ये बेशुमार जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि वो स्ट्रक्चर डिस्क्रिशन होती है, उसकी रीज़न देनी पड़ती है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस को लाने के लिए कोई रीज़न नहीं है, एब्सोल्युटली नो रीज़न है कि क्यों लाए गए यहाँ पे ऑलरेडी हर सूबे का जज काम कर रहा था। यहाँ पे कोई जजेस की उस तरह की कमी नहीं थी कि कोई केसेस का मसला था, क्योंकि जो ही जज लाए गए उससे कोई 15 दिन या 20 दिन पहले जजेस की इंडक्शन हुई है और मज़ीद इंडक्शन जो भी सीटें वैकेंट थी वो हो सकती थी। लेकिन एक जो है एग्जेक्टिव ने अपना पावर यूज़ किया। अब देखें ना, सारी दुनिया को पता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह के हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, तो जो एग्जेक्टिव चाहती है वही काम हो रहे हैं। वो जो मेरे ख्याल में तो प्रेसिडेंट ने सीनियरिटी को नहीं कर सकते थे। अगर सीनियरिटी सुप्रीम कोर्ट ने रेफ़र किया है तो वो फैसला भी ठीक नहीं था। उसकी वजह है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 175A है जिसकी अपॉइंटमेंट है वो रिडंडेंट हो जाएगी। ठीक है, कल को अगर कोई मतलब है प्रेसिडेंट चाहे तो किस तरह आप सीनियरिटी देखें ना, जब जजेस अपॉइंट होते हैं उनका ओथ होता है तो उसके बाद सीनियरिटी फिक्स होती है कि कौन सा जज जो है वो किस तारीख को आया है उस कोर्ट में हलफ लिया है। और बाज़ बात ये होता है कि अच्छा, जहांगीर जदून साहब, ये प्लेटफॉर्म मुनासिब है सदर मुमलिकत का? ये बताइएगा कि कोई सी आईनी बेंच को ही सीनियरिटी को जरा फाइनल करना चाहिए था? नहीं, ये ज्यादा मुनासिब था, ये बताइए। नहीं, ये बिल्कुल देखें मुनासिब इस वजह से नहीं है कि अगर आपने परमानेंटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो लिखा हुआ नहीं कि परमानेंट ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, परमानेंटली ट्रांसफ़र होंगे तो फिर आर्टिकल 175A का
जो मंशा है या इंटेंशन है वो तो ख़त्म हो जाएगी। फिर जज अपॉइंट है। करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक जज पसंद नहीं है, दूसरी कोर्ट से लेके आ जाएं। अब कौन सा जज ऐसा होगा जो जैसे कहें आपको इस्लामाबाद का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाते हैं तो वो इनकार करेगा? इस्लामाबाद एक अच्छी जगह है, हर जो है बलूचिस्तान से भी लोग आना चाहते हैं, कराची से भी हो सकता है आना चाहते हो, तो या किसी और हाई कोर्ट को एक पसंद नहीं है तो दूसरी हाई कोर्ट से उठा के उसका चीफ जस्टिस बना दें। एक 13वें नंबर पे, 15वें नंबर पे, कल को 20वें नंबर वाला भी चीफ जस्टिस बन सकता है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, ये बड़ा जुडिशरी के लिए भी अच्छा नहीं है और एग्जीक्यूटिव के लिए भी अच्छा नहीं है। आप सब पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। उमैर न्याजी साहब, जरा आप भी बैरिस्टर भी हैं, एज अ कानूनी माहिर भी मुझे बताइएगा, क्योंकि ये तो लग रहा है कि आप लोगों को बहुत तकलीफ है। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जबरी गुमशुदगियों पर या बहुत सी चीज़ों पर सबसे पहले स्टैंड लेती थी, और उन्होंने बहुत से, जैसे कहते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड लोगों को भी उन्होंने शोकॉज भी जारी किए थे, कुछ सज़ाएँ भी दी थी। ये तमाम चीज़ें तो हुई, हमें पता है। और उसी के 5 जजेस की एक अलहदा से अपनी रिजर्वेशन भी है सुप्रीम कोर्ट में, खतूत के हवाले से भी, कि किस तरीके से हमारे फ़ैसलों में जो एग्जीक्यूटिव है उसकी मुदाखलत भी है। ये सारी बैकग्राउंड मुझे और आपको सब समझ में आ रही है। सर, अदलिया भी अब आपके हक़ में फ़ैसले नहीं दे रहे, और पार्लियामेंट के हवाले से भी कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो मुझे समझ में आ रही है। सर, अब किन ऑप्शंस पे खेलेंगे अब आप मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऑप्शंस जो होती हैं विद इन द सिस्टम ही रह के, और सिस्टम में रह के ज़ाहिर बात है पॉलिटिकली आपने स्पेस क्रिएट करनी होती है, और वो डिफरेंट तरीक़ों से की जाती है। एजिटेशन भी उसका एक मोड है, पार्लियामेंट के अंदर भी बोल के एक रोल है। मगर जो माहौल जिस तरह से आपने जदून साहब से सवाल किया कि ज़ाहिर बात है, देखें फंडामेंटल राइट्स की वैन गार्ड इस वक्त है हाई कोर्ट्स। किसी ने भी मामला एजिटेट करना, ये खाली PTI की हद तक नहीं है। ये प्रॉब्लम अगर हमने है तो हम तो फेस करके इस फेज से बड़े जल्दी गुजर जाएंगे। मगर देखें, मीडिया को भी वही मुश्किलात का सामना है। क्या मीडिया पर्सनल नहीं गायब होते? उनके बारे में क्या है? क्या जजेस खुद गैर महफूज नहीं है? जजेस की पिटीशन आज तक पड़ी है, सीनियरिटी वाली तो डिसाइड हो गई, मगर जो 6 जजेस ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे बेडरूम्स तक सर्वेलेंस हो रही है, तो वो मामला किधर गया? तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। हम जिस घुटन वाले माशरे की तरफ अपने आप को धकेल रहे हैं, मेरे ख्याल से ये खाली तरीके इंसाफ के लिए नहीं, सबके लिए तकलीफ दे होगा। और खाली ना, है आपके लिए नहीं, हमारे लिए है। मगर देखें इशू क्या है, देखें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हमने मुल्क को रिकंस्ट्रक्ट करना है, मुल्क को बुनियादों पे खड़ा करना है। और जब मुल्क को किसी सॉलिड बुनियाद पे खड़ा करना है तो लोगों को श्योरिटी चाहिए होती है कि सिस्टम खाली चलने की नहीं श्योरिटी चाहिए होती, उन्हें चाहिए होती है कि मेरी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का कोई वाली वारिस होगा। वो पुलिस से तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पुलिस तो नेचुरली एक्सेस कमिट करेगी, कोई और इदारा एक्सेस कमिट करेगा, उसको किसने चेक करना है? जब इस तरह की आप अपॉइंटमेंट्स करेंगे कि एक जगह से उठा के किसी और जज को ले आएंगे फॉर एक्सट्रेनियस रीजन्स, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में वो जजेस बिठा देंगे जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन पे ग्रिप ही ना हो, जो एक्सपर्ट हैं सिविल लॉ में, जो एक्सपर्ट हैं क्रिमिनल लॉ के, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल के एक्सपर्ट हैं उनको आप साइड लाइन कर दें, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो आपके सिस्टम पे उठा रहे हैं, इसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस हैं। हु केयर्स? मैं वैसे तो थोड़ा सा सादे हु केयर्स जब ये सब हो रहा है। मुझे तो ये सब जितनी बातें आप अक्लमंदों वाली कर रहे हैं, जदून साहब कर रहे हैं, अभी ज़ीशान भाई से भी पूछेंगे, सब करेंगे, बट सर लीस्ट बॉदर इट कि अगर क्या चीज़ है ना, अखलाकियात, कानून, इन तमाम चीज़ों के हवाले से किसी को केयर लग नहीं रही। टॉप 1% नहीं केयर करेगी। जाहिर बात है कि उनके लिए तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन गई ना, कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। आपने टैक्स अवेड करना है, आपने कोई और गलत काम करना है, आपने कोई अप्रूवल लेनी है, आपको दिनों मिल जाएगी, आप अपना काम चला लेंगे। मगर देखें जो हैव नॉट्स हैं उसका किसने ख्याल रखना है? आपकी 20% से ज़्यादा इस वक्त पॉपुलेशन मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, वो केयर करते हैं, उन्हें ये चीज़ चुभ रही है। आपकी वो जो 11.5 करोड़ आबादी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है, वो केयर करती है। जो आपके इस वक्त आउट ऑफ स्कूल 22 मिलियन बच्चे हैं, वो केयर करते हैं। फिर जो आपकी वर्क फोर्स में हर साल 5 मिलियन यंगस्टर ऐड हो रहा है, वो केयर करते हैं। ये उनके केयर का सवाल। यानी आप अपनी आज की तहरीक को ज़रा फ्यूचर के साथ अटैच करना चाह रहे हैं? देखिए इसमें क्यों, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। देखिए इमरान खान के पास सबसे बड़ी लिबर्टी क्या है? टाइम की। क्योंकि देखें हर साल जो वोट ऐड हो रहा है वो किसको प्लस कर रहा है? वो इमरान खान को प्लस कर रहा है। तो इमरान खान के लिए टाइम की लग्जरी लिमिटेड नहीं है, वो इस चीज़ पे बड़ा आसानी से खेल सकते हैं। इस सिस्टम ने देखना है कि इस तरह से ट्विस्ट टर्न दे के क्या हम आर्टिफिशियली इस एनवायरनमेंट को कंटिन्यू इंडेफिनेटली कर सकते हैं कि नहीं। सदर मुमलिकत हुसैन की इख्तियार भाई को शामिल करते हैं। इख्तियार भाई साहब, मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप तक?
जी हाँ पहुँच रही है। अच्छा इख्तियार बेग साहब, हम कानूनन तो तमाम चीज़ें हमें समझ भी आ रही हैं, दो माहिर कानून हमारे साथ हैं भी, वो हमसे बात भी कर रहे हैं। एज आ पॉलिटिकल वर्कर तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग समझ आती है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये हुक्म दिया है, सदर मुमलिकत है पाकिस्तान के। ऐसा लेमैन आपको समझ आती है कि 15वें नंबर का जज हो लाहौर हाई कोर्ट का, उसको अचानक से दूसरी कोर्ट में बुला के उसको सीनियर तरीन जज बना दिया जाए? कल को अगर ये टेबल्स टर्न हो गई तो सर आप लोगों को क्या बनेगा? फिर दूसरी कोर्ट का जज आ जाएगा। आप उस वक्त के लिए तैयार हैं सर? देखिए मेरा इसका जवाब बड़ा आसान है कि जो चीज़ भी हो रही है वो आईनी और कानूनी तौर पे जो पावर्स दिए हैं, जो शिक के तहत ये किया गया अलाउ करती है, ठीक है, उसमें अगर हमें इजाज़त है, सदर पाकिस्तान को ये मैंडेट मिला हुआ है, तो उन्होंने अपने पावर एक्सरसाइज करे हैं। ठीक है। पहली चीज़, वो कोई ऐसी चीज़ गैर कानूनी या गैर आईनी नहीं हुई है जिसको आप ये कहें कि जी ये बिल्डोज करके गैर कानूनी या गैर आईनी तौर के ऊपर ये ऑर्डर निकला है। ठीक है। पहली चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह कर लें कि जो चीज़ भी हुई है वो अच्छी है, कुछ को सूट करती है, कुछ को सूट नहीं करती है, गलत है, उसकी बहस में मैं इस वक्त नहीं जा रहा। मैं तो ये जो एक सदर पाकिस्तान ने जो ऑर्डर निकाला है, उस ऑर्डर के तहत उनको इन तमाम चीज़ों का मजाज था, इस ट्रांसफ़र का मजाज था, सीनियरिटी का जो डिसीजन हुए उसका मजाज था। तो इस पे हमें कोई बात लीगली या कानूनी तौर पे मैं नहीं समझता। कानून फितरत के साथ ये अटैच कर दे, अपना अपना हर एक का एंगल बता दे। होगा। नहीं एंगल ही, मैं तो बड़े सादे से मैं अवामी सवाल करता हूं सर। मेरे इसलिए प्रोग्राम का नाम ही रियासत और अवाम है। जी। मेरा अवामी सवाल ये है, इट डज मेक एनी सेंस कि घर के 15वें नंबर को घर का सरबराह बना दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट तक तो समझ आ गई, हाई कोर्ट में भी ऐसा कर दिया गया, और संडे को ये बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए गए, और मंडे का दिन है, पिटीशन जाती है तो जाती है, नहीं तो ट्यूसडे को 1 जुलाई को तो वैसे भी जुडिशियल कमीशन का इजलास है, वो तो मुस्तकिल बन जाएंगे। टाइमिंग भी तो बड़ा मैटर कर रही है ना सर। देखें ये बात तो सही है कि हुकूमत बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव बिल्कुल ये चाह रही है कि इस वक्त स्टेबिलिटी आए सिस्टम में, और सिस्टम में स्टेबिलिटी एक बड़ा वसी लफ्ज़ है। वो हर जगह पे अब हमारी जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो स्टेबिलिटी की, इस्तेकाम की हैं, जो लैक कर रहा है। कहीं कहीं इंतशार नज़र आता है, कहीं कहीं पे वो चीज़ें उस तरह से नहीं हो पा रही जो उस पेस के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, या हमारी माशी तरक्की के लिए या सरमाकारी के लिए अशद ज़रूरी हैं। तो अगर उस कॉन्टेस्ट में कुछ फैसले किए गए हैं तो हमें डाउट भी नहीं करना चाहिए उन पे। आप कर सकते हैं सलमान, मैं नहीं करूँगा। मैं उसको इस ज़ुमरे में देखूँगा कि अगर सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए कुछ फैसले किए गए जो लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में बेहतर हैं, फ़ायदेमंद हैं, तो उनको एक मौका देना चाहिए, आपको शक करने के बजाय या डाउट करने के बजाय। ठीक है सर, मौका दे देते हैं, मौका दे ना, हमसे लेना ना। खैर है, मैं ज़िशान रफ़ीक साहब को शामिल करता हूँ ना। ज़िशान भाई आप मुझे बताओ, होर तुसी की जान लेनी है सर, की करना है? पहले तो ये, और सबसे पहले मेरी तरफ से ज़रा पहले पुरसा रिसीव कर ले, क्योंकि आपके हल्के के लोग थे, पाकिस्तानी थे, जो सवात हादसे के अंदर दुनिया से पर्दा कर गए, और आज आप गए हुए भी थे उनकी तरफ। ज़रा मुझे सबसे पहले ज़रा उनका बताएं, तो फिर मैं आपसे ज़रा इस कोड पैकिंग के हवाले से बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, बड़ा ही हौलनाक वाक़या जो ये इंसिडेंट हुआ है स्वात के अंदर। मैं आज बल्कि कल भी वहाँ था। एक ही फैमिली की 10 अफराद और बच्चे मोस्टली इनमें, वो सारे के सारे वहाँ पे मौत के मुँह में चले गए। और मैं आज उस वालिद से मिला, कल भी बल्कि जब जनाजे के टाइम पे भी वहीं था, आज फिर उनके पास था मैं। जिस वालिद और उस वालदा के सामने उनकी 4 बच्चियाँ 2 घंटे के अंदर 1 बाय 1 करके तो वो उस पानी की नज़र होगी, मौत के मुँह चली गई। और वो उस वालिद के मुँह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे, वो रोई जा रहा था और यही कह रहा था कि मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कोई मेरी बच्चियों को बचाए, लेकिन कोई वहाँ पे आया नहीं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमतों की ज़िम्मेदारी होती है, ठीक है, हम मुसलमान, हमारा ईमान है, ज़िंदगी मौत जो है ना वो जो लिखी है वो आनी है, लेकिन हुकूमतें जो है ना वो सद्देबाब करती हैं इन हादसात के हवाले से। और वो उन्होंने ये बात जो बताई कि वहाँ पे रेस्क्यू वाले बंदे आए, 2 दफ़ा आए, और 2 दफ़ा आने के बाद भी इक्विप नहीं थे, कोई इक्विप नहीं थे, और उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, किसी को बताया नहीं।
और आज जब उन सारे बच्चों के जो नाना थे वहाँ पे, उन्होंने बात की, हाजा मोहम्मद आसिफ साहब भी वहाँ पे थे मौजूद, उनसे उन्होंने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत ने वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर और कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, तो मैं उनसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि उनको सस्पेंड ना करें, उनको माफ़ कर दें। तो ये उनका दिल है, आप ये देखें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही हौलनाक वाक़या था और मेरे तो हल्के के अंदर पिछले 2 दिन से ऐसे इस पे शो का तो कम से कम जुडिशल कमीशन बनना चाहिए ना सर। देखें इस पे जुडिशल, हम हर बात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने की बजाय ये सिंपल सी बात है। देखें ये तो वो एहसास की बात है, ये तो वो एहसास है कि ये हुकूमतों का सिंपल सा आपका एक वहाँ पे निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश है। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीन मानिए मुश्किल काम नहीं है। अगर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जब पंजाब के अंदर शुरू की थी एयर एम्बुलेंस, तो हमारे ऊपर तनकीद की गई, एयर एम्बुलेंस पे लोगों का इलाज ही हो रहा है ना। तो ये कहा गया कि जी हम अपना हेलीकॉप्टर यूज़ करेंगे। 20 मिनट की दूरी पे हेलीकॉप्टर मौजूद था, 2 घंटे नहीं आया वहाँ पे हेलीकॉप्टर। अब ये मैं कोई सियासी पॉइंट्स को नहीं करना चाहता, ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। और उसके बाद फिर जब ऐसी सूरत हाल में जब आप हुकूमत के जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनसे पूछा जाए, वज़ीर आला KP जब ये बात करें कि जी सिस्टम नीचे काम कर रहा होता है, मैं हर चीज़ खुद नहीं देख रहा होता, सिस्टम चल रहा था, कहाँ सिस्टम काम कर रहा था? सही कह रहे हैं, सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा था यहाँ पे। ठीक, लोग मौत के मुंह में चले गए और 1 बाय 1 करके जा रहे, एक गया दूसरा गया, मतलब वो चीज़ें देखने में बिल्कुल तो इनकी ये बड़ा इन हौलनाक चीज़ों था। की होनी चाहिए, ये किसी भी जगह पर भी हो, इस पर डेफिनेट जितना कंडेम किया जाए और इनसे सीखा जाए कि भाई इन चीज़ों से कैसे बेहतर करना है। अब ज़रा मुझे ये बता दें जी, सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी पैकिंग मुकम्मल हो गई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कहा जा रहा है कि अब 27वीं तरमीम भी आएगी, 28वीं तरमीम भी आएगी। आप बकौल अपोजिशन के 17 सीटों पे आप अब 2/3 अक्सरियत के साथ हैं सर। ये कैसे मोइज़े हो रहे हैं आपके होते हुए? निशान रफीक साहब ज़रा मुझे बता दें। मेरी गुजारिश ये है, तन्हाई में कुछ महसूस तो होता होगा। नहीं, मैं बताता हूँ आपको। देखिए गुजारिश ये है कि हम क्यों समझते हैं कि जो सिस्टम है वो हमारी ख्वाहिशात की बेस के ऊपर चलना है। क्या अगर सदर मुमलिकत ने सीनियरिटी लिस्ट जारी की है तो वो आइन और कानून से हट के की है? सवाल ये बनता है। ठीक है, तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये रेफ़र किया है मामला सदर को, तो क्या वो आइन और कानून से हट के किया है? जी जी। फिर बात ये है कि आप बात करते हैं कि 15वें नंबर पे, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको, ब्यूरोक्रेसी है, डिफरेंट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग जब भर्ती होते हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में सर्व करते हैं। ठीक है, कभी सीनियरिटी का इशू नहीं आया कि कोई एक बंदा सिंध में बैठा सर्व कर रहा है, वो बाद में पंजाब में आपको सर्व करेगा, तो उसको सर्व नहीं आता। ठीक है। अगर डोगर साहब को आप कहते हैं जी डोगर साहब 15वें नंबर पे थे, डोगर साहब नहीं एक सेकंड, 15वें नंबर पे थे वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में, तो क्या लाहौर हाई कोर्ट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो थी वो कि क्राइटेरिया जो है सिलेक्शन ऑफ जो आपका है जजेस का, तमाम हाई कोर्ट्स का एक जैसा ही है। तमाम जजेस जहाँ पे भी है हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम नहीं, मैं भी ये कहूँगा वाई नॉट डोगर साहब। मैं कह रहा हूँ 26वीं तरमीम पे बात की है ना। मैं मेरी बात सुनिए ना, डोगर साहब में क्या है सर, उनकी प्रोफाइल में ऐसा क्या है जिसके नाम कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ वो जस्टिस जज लगना नहीं है, चाहिए, मुझे मोहसिन अख्तर बताएं। कियानी साहब से पहले लगना चाहिए। अगर वो वहाँ 15वें नंबर पे थे, जब वो यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं तो इनके हिसाब से कभी सीनियरिटी में पहले नंबर पे आ रहे हैं, तो वाई नॉट डोगर हिसाब से किस हिसाब से कौन सी कैलकुलेशन है सर? मुझे थोड़ा सा जान भाई ना करें ना। मेरी बात सुनिए, आप मुझे कहना सलमान में इसका जवाब नहीं देता मैं खामोश हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन कौन से हिसाब से घर का छोटा बच्चा बड़ा बच्चे के अब्बा के आगे आके खड़ा हो जाए? आप जो बात कर रहे हैं ना कि वाई डोगर साहब, ये सवाल इसी नहीं बनता कि वाई नॉट डोगर साहब। डोगर साहब एक जज है ना। आपने आप तो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे किसी सिविल बंदे को पकड़ के जाकर आपने जज लगा दिया। एक जज को एक हाई कोर्ट से ट्रांसफर दूसरी हाई कोर्ट में किया। प्रॉब्लम ये है जब हम अपनी मर्ज़ी की ख्वाहिशात के ऊपर चाहते हैं ना कि हमारे फैसले आएँ और चंद सेलेक्टिव लोगों को माने, चंद को ना माने। बात यह है कि सिस्टम चलना है किसी कानून और आइन के मुताबिक। अच्छा, अगर ये कानून के आइन के मुताबिक नहीं हुआ तो फिर आप सवाल उठाएं। अगर आपको एतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। देखिए फोरम है ना मौजूद, हम ये नहीं कर सकते। देखिए आपको कोर्ट के फैसलों के ऊपर एतराज़ हो सकता है, लेकिन आप उसको तस्लीम करेंगे। नहीं तस्लीम तो करें। मैं तो सर एक सवाल कर रहा हूँ, ये है कि अगर क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है? मुझे बताएं ना, ये किसका इख्तियार है? उनका इख्तियार है, उन्हीं का। आइन में है ही नहीं। किसका इख्तियार है फिर? तो सर आईनी बेंच करे ना। किसका इख्तियार है? आईनी बेंच ने रेफर किया उनको, आईनी बेंच ने इंटरप्रिटेशन की, उन्होंने ही उनका रेफर किया, सीनियरिटी का उन्होंने फैसला करा। सर आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आईनी बेंच क्यों नहीं बनाया आपने?
इस्लामाबाद हाई नहीं कोर्ट बनने की भी दिया? बात नहीं हो रही ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना सुपीरियर है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला superior? सर, मैं अगर seniority सुप्रीम argument- नहीं मेरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच अगर एक फैसला करता है, वो कहता है जी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना सीनियरिटी को वो फैसला किस पे करें, तो प्रेसिडेंट ने कर दिया है तो वो आइन के मुताबिक ही हुआ ना। आप ठीक है। कैसे कहते हैं कि नहीं हुआ? चले, मैंने दूसरी सवाल बात रख दिया है। एक बात मैं और जवाब देना चाहूँगा। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो इतना आने वाली धीमा बोल youth रहे हैं है- ना, पीटीआई में वाहिद बंदा जो इतना मैं भी बड़ा धीमा मैं बिल्कुल मैं जानता हूँ इनको बड़े तो अच्छे। जितनी आप लोगों ने तकलीफ दे दी है पिछले 2-3-4 दिनों में। हमने कोई तकलीफ नहीं दी, हमने क्या किया? ओके, अच्छा, गुजारिश मैं कर रहा था कि ये बात की जा रही है कि यूथ जो आने वाली यूथ है वो किसके साथ है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं। देखें, उसके पॉवर्टी की बात, लोगों का एग्जैक्टली बात उन्होंने ठीक की, लेकिन इसमें लोग क्या चाह रहे हैं? जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उनको क्या चाहते हैं? जो लोग आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं वो क्या चाहते हैं? चाहते हैं हमें स्कूल में दाखिल कराया जाए। ठीक है। वो जो पॉवर्टी लाइन से नीचे वो चाहते हैं कि हमारी हैंड होल्डिंग कीजिए, हमारी पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आया जाए। ठीक है। हाँ, और जो चाहते हैं ना कि यूथ की बात की गई, तो यूथ का फैसला तो अभी सियालकोट बाई इलेक्शन हुआ है, ठीक है। सामने आ गया, बिल्कुल सामने आ गया। बिल्कुल मैं सामने आ आपसे गया। बात कर नहीं, लेता मेरी हूं। बात सुन, सामने मैं- आ गया। सर, मैं- बात यह कि यूथ के ऊपर काम मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं। ठीक है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो है उनको आप मरियम इसको नवाज शरीफ सूबेदार स्कूल में लेके जा लेके रही है। जाए नहीं ना, नहीं, मैं इसको बहुत काम आगे किया तक जा रहा है ना। explain कर रहा नहीं नहीं, था। जो काम कर रहा है उसका एक छोटी सी ब्रेक के बाद आता हूँ। पॉवर्टी लाइन जो है ना ओके, मेरा काम था सवाल करना, जवाब मिनिस्टर साहब ने दिया है। आप कितने कन्विंस हैं, कितने नहीं है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं इतनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? वो मुझे मुस्कुरा भी देते ना तो मुझे तब भी आधा जवाब समझ आ जाता है। इस ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जहांगीर जैदून साहब, ज़रा मुझे थोड़ा सा आपसे इस सिलसिले में जानना है कि आप क्या समझते हैं कि ये जो सीनियरिटी लिस्ट है उससे मुतालिक तो आईनी बेंच को ही डिसाइड करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? थोड़ा उससे मुतालिक भी बता दें। दूसरा, जो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया, हमारे प्रोग्राम में काफ़ी जो कानूनी माहिरीन हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तारीख का के एक बड़े बदतरीन फ़ैसलों के अंदर ये डिक्लेयर होगा या कंसीडर किया जाएगा, और आइन और कानून के मुनाफी भी उन्होंने करार दिया। आपके सिलसिले में क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, बात यह है कि जो भी शख्स इस पे कमेंट्स करता है पॉलिटिकली या दूसरा भी, वो कहते हैं जी पहले का जो फैसला था वो आइन के अंदर को 3 दिन का टाइम था, उन्होंने 15 दिन के लिए आइन को रीराइट किया। तो प्रज्यूम कर लेते हैं या एज्यूम कर लेते हैं कि जी पीटीआई की सीटें नहीं बनती थी या उनकी पार्टी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आपसे बैट का निशान तो छीना गया है, तो उसके बाद जो है वो पीटीआई एज ए पार्टी तो पार्लियामेंट में मौजूद है, दूसरे निशानों पे जो आ गए हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके वो जीत गए हैं। तो अब इसके बाद तो देखें ना, वो पीटीआई को उन्होंने एज ए पार्टी भी इस फैसले से ख़त्म कर दिया कि वो पार्लियामेंट में उसके अंदर एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इस फैसले को किसी भी तरह से सराहना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह कि अगर सपोज़ करें कि पीटीआई को सीटें नहीं मिलती तो आपको किस तरह के इस खाते में सीटें मिल रही हैं कि वो जो आप आइन के आर्टिकल 51 की डिप्रेशन कर रही है, वो तो आप खुद आइन में री राइट कर रहे हैं कि एक पार्टी चले किसी वजूहत से, जो भी हो सकती है, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट किया या इलेक्शन कमीशन ने उसके साथ ज़्यादती की है, जो भी किया है, उनको सीटें नहीं मिली हैं। ठीक है, अब सीटें उनको नहीं मिली हैं तो ना मिलने का मतलब यह है कि आपको सीटें किस तरह मिल गई हैं। ठीक है, कि आपकी अगर देखें ना, एक इलेक्टेड पार्टी की इलेक्टेड सीटें जो हैं वो 3 है, तो रिजर्व उसको आप दे रहे हैं 5 या 7, तो वो कौन सा कानून कहता है, कौन सा आइन जदून कहता साहब है, मुझे कौन सा क्विक लॉ कहता है रिस्पॉन्ड कर दें कि जी एक इनको ये सारी क्वेश्चन का सीटें ना। जहांगीर साहब, मैं आपकी मौजूदगी में करना चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन, फिर मैं इख्तियार बेग साहब की तरफ बढ़ जाऊंगा। मुझे बता दें, आप क्या समझते हैं सारे केस में पीटीआई की जानिब से क्या लूप होल्स थे? पीटीआई अपने आर्गोस को कहाँ से बेहतर कर सकती थी, या ऑलरेडी सब चीज़ें डिसाइडेड थी, आपको ऐसा लगा 17 समातों में? देखिए, आप जो मर्जी कहें जी वकील नहीं थे, ये लूप होल था, असल में देखें ना, जो भी लूप होल था, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का आर्डर 1 साल के लिए क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया, ये इसका क्या जवाब है? फिर उसके बाद रिव्यू जो है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल जो है जो बेंच का इंतज़ार किया गया 26वीं तरमीम, ये सारी चीज़ें देखें ना मैनेज हैं और मैनेज करके की जा रही हैं। जुडिशरी की हालत जो है वो दिन ब दिन जो है वो गिरती जा रही है। वो जब से ये कंप्लाइंट जुडिशरी आई है या पहले भी थी, तो अदलिया की आज़ादी का जो आज़ाद फैसले हैं, और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब चीज़ें मैनेज हो तो फिर ये सब हो ही जाता है। मैं अभी आता हूँ ना, मैं ज़रा मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से बात करता हूँ। इख्तियार भाई, ये बताएं, पीपल्स पार्टी को ये जब सीटें जो हैं ये माले गनीमत में मिल रही हैं, मखसूस नशिस्तें, आप कबूल करेंगे सर? बड़ी पार्लिमानी सियासत, कानून, उन तमाम चीज़ों को आप देखते हैं, आपको लगता है आपको ये आपका हक मिलेगा?
देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये अपेक्स कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है अच्छा और 7 और 5 के हिसाब से हुआ है। और इस फैसले को गौर से आप पढ़ें तो उसने पिछले फैसले में जो डिफेक्ट्स हैं, जो लकूनस थे, उनको है। भी हाईलाइट करा है। ठीक है और ये अपेक्स कोर्ट के फैसले का इस वक्त मैं किसी पोजीशन में नहीं हूँ कि उसके ऊपर मैं वो कोई क्रिटिसिज्म दूँ, कोई ज़ाती या राय दे उस दे। पे कोई मैं डाउट रखूँ। पहली बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज़, हमारी मेजॉरिटी तो भाई सलमान पहले भी थी, अब मेजॉरिटी बढ़ गई है। ठीक ये है। तो नहीं कि इसकी वजह से हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ठीक है ये बात समझ लें आप। जी जी हमने 27वीं अमेंडमेंट भी की, सब कुछ की, 2/3 मेजॉरिटी भी थी। तो ये कोलिशन पार्टनर्स के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनकी ऑक्सीजन ठीक है। आप दे रहे हैं उनको, ठीक है वो ऑलरेडी मेजॉरिटी में हैं और डिसीजन जो कौमी मफाद में लेने चाहिए ठीक वो है। लिए जा रहे हैं। ठीक और है। आपके सामने मुख्तलिफ अमेंडमेंट जिसमें वो फैसले और वो डिसीजन लिए गए। ठीक है। जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, आप इतनी देर से ये सब बातें कर रहे थे, मैं कहता हूँ भी अगर आपको एतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील में तो जा सकते हैं ना। जी 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 एक फोरा है आपके पास ठीक है इसमें। तो आप अगर ये साबित कर दें कि सदर साहब आईनी मजाज नहीं है ठीक या है। पावर नहीं है आइन में, ठीक है। उनको मैंडेट नहीं मिली है, ठीक तो है। ये खुद ब खुद सेटिसाइड हो जाएगा। ठीक है तो इसमें हमें हर चीज पे शक पैदा करके इस बात को सेंसेशनल अंदाज अच्छा में नहीं नहीं मैं इख्तियार भाई पेश करना कतन है कि इसमें ये पूरा बात नहीं है। मैं निज़ामी- कह रहा हूँ कि हर बच्चे को पता था जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मखसूस रिश्तों का जो फैसला आया। ओके, आप कह रहे हैं कि जरा दोबारा सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, वो भी चले जाएंगे, जरा देख लेते हैं। लेकिन स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में तो अब वो पहुंच रही नहीं है। मैं बिल्कुल इस्लामाबाद चले। के लिए कह जी रहा जी हूं। जी सर, मैं एक चीज आप मुझे बताएं, जमहूरी लिबरल पार्टी है, पीपल्स पार्टी, आप समझते हैं इस वक्त मुल्क में जो है वो जमहूरियत है? क्योंकि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब का ये बिल्कुल है मानना है। जमहूरियत। सर लिसन फर्स्ट, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब नफी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है। आप इस हाइब्रिड निज़ाम का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी, ऐसा ही है? देखिए, हम कोलिशनल पार्टनर्स हैं। हमारी जो कौमी असम्बली में प्रेजेंस है उसकी वजह से ये हुकूमत बनी है। ठीक है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कंटिन्यू कर रहा है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। हमने Okay. मुल्क में इंतशार पैदा करने के बजाय ये ऑप्शन इख्तियार किया कि हम हाथ मिला के कोलिशन गवर्नमेंट बना के मुल्क को इंतशार से बचाएं। ठीक तो है। हम बिल्कुल एक जमहूरी जमात हैं, जमहूरी अक़दार पे यकीन रखते हैं और हमारे पार्टी के जितने फैसले हैं Alright. वो जमहूरियत को डिरेल से बचाने के लिए ठीक किए है। गए हैं और करते रहेंगे हम। Okay. हम चाहते हैं कि जो मैंडेट हमें अवाम ने दिया है 5 साल का, उसमें है। हम जमहूरी अक़दार अपना के मुल्की मफाद में जो Alright, काम कर sir. सकते हैं, Alright, sir. हम Alright. करें। और हम बिल्कुल जमहूरी पार्टी। ऑलराइट सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक तो प्रोग्राम के हिस्से से जदून साहब आपका बहुत शुक्रिया, नाम से मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका शुक्रिया, बैरिस्टर उमर न्याज़ी हमारे साथ हैं, ज़िशान रफ़ीकी और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब भी होंगे हमारे साथ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा, प्रोग्राम के सिलसिले में मैंने बेसिकली ईरान, इसराइल, इंडिया पे बात करनी है, हम करेंगे भी, लेकिन मैंने सब मुझे थोड़ी सी आपके हवाले से बताएं। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लोग जानना चाह रहे हैं, आप लोगों के बकौल इनकी पैकिंग हो चुकी है, आपके पास ऑप्शंस क्या है? क्योंकि आपके पास अगस्त तक की डाइन भी है, 9 मई के केसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है, आप लोग तो बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए नज़र आ रहे हैं। जरा अपनी अवाम को, अपने वोटर को, सपोर्टर को क्या तसल्ली देंगे आप? अच्छा, हम तो दीवार के साथ आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं ना। आप सुप्रीम कोर्ट की पैकिंग छोटा लफ्ज़ है। देखें, उस पिलर को ही हमने गिरा दिया है। देखें, आइन के 3 पिलर थे, अब वो पिलर अपनी असल हालत में रहा ही नहीं है। अब जुडिशरी का देखें ना, बड़ी अच्छी बात की जदून साहब चले गए कि जी अगर फैसला हो पीटीआई के हक़ में तो आप उसे कहते हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये फैसला आ गया, ठीक है, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम मानते हैं। आर्टिकल 200 खोल के देख लें, उसमें इख्तियारात देख लें, उसमें ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जजेस की बात है, ठीक है, एक टेम्परेरी किस्म की ट्रांसफ़र है। उसमें कहाँ से इख्तियार आ गया कि एब्जॉर्प्शन का, और एब्जॉर्प्शन हो भी सही तो डेट जहाँ से वो ओथ लेंगे तो फिर कंसिडर होगा, किस तरह से ये सीनियरिटी लेंगे। मतलब कोई एक शिक तो दिखा देना आइन की जो रिफ्लेक्ट करे ये पावर को। तो जब इस तरह के फैसले आएँ, ठीक है, और जो 12 जुलाई का फैसला आप 1 साल तक इम्प्लीमेंट ना करें, आप
कोई गर्म हवा जाने ही ना दें इलेक्शन कमीशन तक, तमाम तर बेज़ाब्तगियों के बावजूद आप जो है ना, जो जजेस का नोट भी जो है ना वेबसाइट पे अपलोड ना होने दें, तो इस तरह की सर जुडिशरी फैसला ही नहीं दे रहे वो, आप लोग तो मेरे ख्याल में पहुंच गए फैसला ले लिए, नहीं वो 13 जजेस का फैसला तो वो किधर, तो ये वाली जब सूरत हाल हो, देखें ये जुडिशरी के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर भी बाउंस बैक कर जाती है। देखिए पीपल्स पार्टी ने भी मुश्किल वक्त गुजारा ना, इसी अदलिया के हाथों ही कराया गया, सारे मामलात कराए गए, बाद में क्या हुआ, ठीक है, वो दोबारा उन्होंने रीबाउंस कर लिया। देखिए पीटीआई को भी इसलिए मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुश्किल वक्त हर जमात पे आता है, ये निकल जाएगा, मगर जो ये स्ट्रक्चरल डैमेज कर रहे हैं ना, इसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ऑलराइट, अच्छा ठीक है, यानी एहतजाज वाला मरला तो अपनी जगह पर है, जिसको 2 हफ्ते के लिए होल्ड किया था वो 100%। वो देखें अभी खान साहब उस पर अपनी पार्टी को अलाइन करेंगे, खान साहब ने जैसे कहना है उसके अकॉर्डिंगली पार्टी ने अपना प्लान ले आउट। रफीक साहब को थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे पिछले सेगमेंट के हवाले से, ज़रा वो बता दें तो फिर मैं एयर कमोडोर साहब की तरफ जाता हूँ, ज़रा वो भी बताएं। ज़रा चौधरी निसार साहब से मुलाकात का भी बता दें सर, पुरानी दोस्ती आज बड़ी सरसब्ज़ की है आप लोगों ने। मैं आपसे जो पहले बात कर रहा था कि लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस सरफराज जोगर साहब की ट्रांसफ़र के हवाले से मैं बात ये कर रहा था कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ना, आप देखें ना हाई कोर्ट्स की, अगर आप देखें, देखिए हाई कोर्ट आप इसको मिक्स आप क्या कर रहे हैं कि एक शख्स जो है ना लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जज बनता है और एक शख्स जो है ना वो जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बनता है। ठीक है, आपको बस बताता जाऊँ मैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो लाहौर हाई कोर्ट में है सरफराज जोगर साहब की, वो है 8 जून 2015। ठीक है, तो आप ये देखें कि वो 8 जून 2015 से बतौर एक हाई कोर्ट के जज के उनकी इंडक्शन होती है। ठीक है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सेकंड नंबर पे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, साहब उनकी है 22 दिसंबर 2015। 2015, जी हाँ। तो जस्टिस सरफराज जोगर साहब उनसे जो सीनियर है। ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं आर्टिकल 200 के तहत तो आप सिर्फ आर्मी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सेकंड नहीं देखिए, ट्रांसफ़र के साथ अगर एक शख्स है, मैंने आपसे शुरू में बात की, हमने ये क्यों ज्यूम कर दिया कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर एक हाई कोर्ट से, जब आपने आइन में अमेंडमेंट कर दी है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज ट्रांसफ़र हो सकता है, तो फिर अगला सवाल ये है कि जब वो जाएगा तो वो कौन सी सीनियरिटी पे जाके बैठेगा। ठीक है, मतलब ये मैं अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी की मिसाल दूँ, एक ग्रेड 20 का अफसर जब जाता है एक सूबे से दूसरे सूबे में जाता है तो ग्रेड 20 के रहता है, मगर वो 18 का नहीं आता, सूबाई सर्विस में वो जम नहीं हो जाता, वो पीसीएस के कैडर में नहीं आ जाएगा। आइन में कह दिया, आइन ने ये कह दिया, वो अगर वहाँ जाएगा तो अपनी, अगर कोई डेपुटेशन पे भी अफसरान जाते हैं तो वो अपने ग्रेड के मुताबिक जाते हैं, वो उसमें जम नहीं होते। देखिए एक सेकंड, बात सिंपल सी ये है कि अगर एक शख्स, एक जो जज है डेपुटेशन में रहे ना, मैंने आपको मिसाल दी, नहीं मैंने आपको मिसाल दी, बात यह है कि जब आइन के अंदर इसकी गुंजाइश है, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि जी जज, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं, हो सकती है। मेरे सवाल पे आ फिर अगली बात यह है कि उनकी सीनियरिटी की लिस्ट जो है ना, वो सीनियरिटी किसे फिक्स करनी है, तो सीनियरिटी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से वो सीनियर है। जस्टिस सरफराज जोगर साहब सवाल के जवाब सीनियर है, चौधरी साहब को बताएं कि आजकल कैसे एकदम याद आ गए सर, है तो ये दोनों ही बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब होते हैं, जो माजी की एस्टेब्लिशमेंट के थे, आजकल तो माशाल्लाह। देखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चौधरी साहब से मिले हैं, ठीक है, मेरे पास उनकी कोई ऐसा ऑफिशियल कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं बताता हूँ ऑफर किया उन्हें, आ जाओ नून लीग में। देखें ये तो आपकी ज़राए की खबरें है ना। जी जी, बात यह है कि ये तो पार्टी के बड़ों की बात करने वाली है। जो निसार साहब पुराने सियासतदान हैं, मुस्लिम नून के साथ उनका 30-35 साल का सफ़र रहा है। ठीक है, मुस्लिम नून के बाद वो घर बैठे हुए हैं, ऑब्वियसली उन्होंने सियासत की, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा है उन्होंने। ठीक है, हारे भी हैं, जीते भी हैं, पिछली दफ़ा MP बने थे हमारे साथ 2018 के अंदर। अब बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से उनका एक पुराना ताल्लुक भी रहा है, ठीक है, तो अगर वो उनसे जाके मिले हैं तो कुछ दिनों में आपके सामने चीज़ें आ जाएंगी, जो अगर कोई सियासी अगर इसमें बात हुई, ठीक है, तो इसमें कोई हर बात के अंदर कोई साजिशी या कोई ऐसा पहलू नहीं होता। सर बिल्कुल सीधी समझ ही नहीं आ रही ना, नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, आप किसी का हाल हवाले पूछने चले जाते हैं जिनसे आपको पुराना ताल्लुक रहा हो। ठीक है सर, और मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को ये जो PTI ने एक नई रीत शुरू कर दी है कि सियासतदान अपने सियासी तफरीक रखनी अपनी जगह पे है, लेकिन एक दूसरे को दुश्मन समझना शुरू कर देना ये नहीं होना चाहिए। सियासतदान जो है ना, मैं इस बात से एग्री हूं, लेकिन आप बात भी एयर कमोडोर साहब को शामिल करो, बहुत बड़ा मसला हो गया, मुलाकातें भी करें, आप एक हाल अहवाल भी पूछ सकते हो। अच्छा एयर कमोडोर साहब, खालिद चीसी साहब, मुझे आपसे आज ये खबर हुई और पता चला कि जी ईरान, चीन और रशिया इसके ऊपर काम कर रहे थे। ईरान में जंग के बाद ना सर मोसाद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है और हम देखते रोज़ सुबह कुछ लोगों को क्रेन के ज़रिए लटका भी दिया जाता है कि जनाब इनका सारा नेक्सस नेटवर्क है।
और मोसाद की पेनिट्रेशन किस तरह हो रही है, इसके ऊपर काम हो रहा था। आज खबर ये कि ईरान में जो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, ईरान इवन मिडल ईस्ट में, सऊदी अरब भी इस पर शामिल है, इसमें कुवैत भी शामिल है, उन तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर ना हिंदुस्तान के साथ अटैच है। यानी हिंदुस्तान की जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, उसके साथ ये लोग अटैच हैं। और रियल टाइम जो प्रिसिशन अटैक्स जो किए गए थे उसमें रा और मोसाद का गठजोड़ है। आप समझते हैं कि ये होना मुमकिन है और ये हो सकता है? ज़रा बताइएगा, क्योंकि अब तो कई चीज़ें सामने भी आते जा रही हैं कि ये अटैक्स किस तरीके से हुए थे। ये बहुत शुक्रिया सलमान साहब मुझे इनवाइट करने का। ये बिल्कुल हो नहीं सकता। मुझे ज़ाती तौर पर काफ़ी यकीन है ये नेक्सस था, ओके। क्योंकि ये आज का नहीं है। ये बहुत पुराना है और जाहिर है अनफॉर्चुनेटली ईरान ने आज से ये एस्पेनॉज या जो स्पाइंग थी आज से फेस नहीं किया। मैं आपके व्यूअर्स के लिए एक शॉर्ट हिस्ट्री बताता चलता हूँ, बहुत पीछे नहीं जाते। 2005 से लेकर 2013 तक ईरान के सदर थे अहमद निजाद। ठीक है। और उन्होंने बाद में अपने दौरे इक़्तिदार के बाद CNN ईरान को एक इंटरव्यू देते हुए कहा बिल्कुल। कि जब मैं सदर था तो मुझे पता लगा कि इजरायली इंटेलिजेंस नेटवर्क का बहुत बड़ा सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान में फैल गया हुआ है। तो मैंने एक फोर्स बनाई और उस फोर्स को काउंटर करना था इंटेलिजेंस जो इजराइल की उनके मुल्क में फैल रही थी। कहते हैं मुझे कुछ अरसे बाद पता लगा कि जो उसका हेड था वो भी मोसाद का एजेंट था। ओके। तो मैंने आपको 2005 और 2013 के बिल्कुल सदर की ऐसे ही। बात कही। बिल्कुल। अंदाजा लगाइए, मैं 20-25 साल तकरीबन 18-20 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ। तो ये उस वक्त भी ईरानी सदर को जाहिर है ना सिर्फ शक था, उन्होंने काउंटर करने की भी कोशिश की। इंडिया ने बड़ा सक्सेसफुल जाहिर है पेनिट्रेट किया, चाबहार पोर्ट है और बड़ी नेशनल इंटरेस्ट हैं और एक्सप्लॉइट किया उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट करके। माइटी है मुल्क की, उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और टेम्पटेशन बहुत थी। और जो मैं इनकी कॉन्ट्रैक्ट डील पढ़ रहा था, बहुत ही लुक्रेटिव रेट्स पर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए थे चाबहार के, जो हाई बनाने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। तो जाहिर है आपने नोट किया होगा कि जितनी कोलैबोरेशन इजराइल की इंडिया के साथ है, तो इजराइल ने बाय डिजाइन या बाय डिफॉल्ट या बाय इंसेंटिव ये पहले से इनसे कोऑर्डिनेट किया हुआ था कि जब आप पेनिट्रेट करें तो हमें भी फैसिलिटेट करें। क्योंकि जब आप सैकड़ों लोग इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस या लेबर के नाम पे डालते हैं तो फिर ये फिल्टर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुलभूषण सबको याद है हमें। खालिद साहब, फिर तो बड़ी वल्नरेबिलिटी नहीं हो गई मिडिल ईस्ट की, सऊदी अरब की, कुवैत की, बहरीन की, UAE की, कि ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें इंडिया का नेक्सस है मोसाद के साथ। ये तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल पोजीशन पर आ गई है अरब ममालिक की। शायद यही वजह है कि मजम्मतों से बात ऊपर नहीं जा रही इनकी तरफ से। जी सलमान साहब, आई ऑल्सो फोर्सी, मैं बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ। क्योंकि देखिए जो नेटवर्क या इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपके नर्व सेंटर होते हैं और अगर आपके ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो फिर आपके सारे प्लान्स भी और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो डील्स हैं या अंडरस्टैंडिंग है मुख्तलिफ चीज़ों की, वो बाहर निकल जाती। और आपने नोट किया था कि जब ये इजराइल ने नेटवर्किंग सारी कर ली थी तो ड्रोन भी उनकी सरजमीन से फायर हो रहे थे। उनके लीडर्स का एक करके पिन पॉइंट करके एलिमिनेट किया जाना, उनकी एग्जैक्ट लाइव लोकेशन बताना, उनकी पहचान या लोकेशन डिस्क्लोज करना, ये सब का सब ये बाय डिजाइन हो रहा था। और ये आंखें खोलने के लिए बहुत है, जो आप भी पॉइंट आउट कर रहे हैं और मैं भी आपसे एग्री करूंगा कि ये पूरे मिडल ईस्ट के मुल्कों के लिए आंखें खोलना बहुत जरूरी है। और उनको एक दफा फिर कोमिंग करनी पड़ेगी या स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी अपने तमाम लोगों की, नेटवर्क की की और सॉफ्टवेयर की, और जो कोड्स या पासवर्ड्स वगैरह होते हैं इस तरह के उन सबको एक दफा रिविजिट करना पड़ेगा। बिकॉज यू नेवर नो कि अभी तो सिर्फ ईरान सरप्राइज हुआ, खुदा ना खास्ता कल कोई और मुल्क सरप्राइज ना हो। एग्जैक्टली। मुझे एक जरा और क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दें। जंगबंदी हो चुकी है, बहुत से रहनुमा जिनको इसराइल दावा कर रहा था कि उन्होंने मार दिया ईरान के, वो अब हमने 2 दिन जनाजों में देखा वो सामने भी आए, जिसमें कुदस फोर्स के सरबराह भी शामिल हैं, खामनाई साहब के मुशीर भी शामिल हैं। तो आप ये समझते हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें ईरान को पैनिक करने के लिए थी? चेस के उनके साइंटिस्ट, उनके कई जर्नल्स का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक कॉल भी लीक हुई है ना कि इसराइली एजेंट फौजियों को डरा रहे हैं कि आप ईरान छोड़ दो। आप समझते हैं कि सब कुछ रजीम चेंज के लिए था? नेटेड गोल क्या था और कितनी कोई कामयाबी मिल गई, ज़रा ये बताएं। देखिए 2 लाइनों में बड़ा क्लियर वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे या जंग के ऑब्जेक्टिव 2 लाइनों में थे। एक था इजराइल ने जो न्यूक्लियर प्लांट हिट करने थे ईरान के, ठीक है, और दूसरा था रजीम चेंज का ऑपरेशन। इसका जो इजराइल ने नाम रखा था उसका नाम ही ये रखा था राइजिंग लॉयन। राइजिंग लॉयन ये इनके जो इस वक्त ईरान का जो झंडा है उसके सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है। इससे पहले शेर होता था और शेर जो शाह ईरान के जमाने की ये था, बाद में शेर को रिप्लेस कर दिया अल्लाह के लफ्ज़ से। जी, ये भी देखना पड़ेगा। तो राइजिंग लाइन उस तरफ सिंबल था। और जो लोग कहते हैं कि नहीं रजीम चेंज
मकसद नहीं था, तो इसके नाम से ही जाहिर। ऑलराइट सर, मैं समझ गया। मैं सब 30 सेकंड का मुझे कमेंट कीजिएगा इस चीज़ पे जो मैंने अभी दो इन्फॉर्मेशन शेयर की। देखिए, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस सारे में कि देखें इंडिया की पेनिट्रेशन थी, कलभूषण किधर से आया, वो एज ट्रेडर चाबहार से ही दाखिल हुआ था। अब ईरान की सरजमीन भी एक हद तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती रही। अब दोनों मुल्क आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और इस नेटवर्क को इरेडिकेट करें। अगर कर लेंगे तो मैं समझता हूँ बलूचिस्तान काफ़ी हद तक स्टेबल हो सकता है। जी जान भेजा, थोड़ा आप भी बताइएगा देखिए इस सिचुएशन में पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है, पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए? कोई कॉन्सेप्ट 30 सेकंड। क्विकली दो चीज़ें जो हुई हैं, एक इंडो पाक जो वार है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक बतौर फातह के निकला है, और इसी तरह से अगर ईरान इजराइल वार है उसमें भी ईरान के बारे में जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कहा है उससे तो वाज़ेह नज़र आ गया कि ईरान ने बाकायदा मतलब वो फातह है उस जंग का। और मैं समझता हूँ इसमें ईरान और पाकिस्तान बतौर रीजन पे भी हमारी एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो दुश्मन हैं दोनों वो दोनों जो है ना उनके आपस में कोलैबोरेशन है, और वो दोनों पाकिस्तान के भी अंदाज़ा हो गया इस बात का जी। दुश्मन जो हैं तो हमसाए क्यों नहीं साझी हो सकते, और हमसाए में ईरान से बड़ी एक ऑप्शन क्या है? जब ये दोनों कौमें मजबूती से अपने कॉज पर खड़ी है तो एक चीज़ तो कॉमन है मज़हब और अक़ीदे के साथ साथ, तो ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करे दोस्तों के लिए, और यही अपॉर्चुनिटी ईरान के लिए भी है। बहुत शुक्रिया जी, बेस्ट मैन साहब, निशान रफ़ीक साहब, एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।